वेलकम साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हरिहर सिविल स्टडी पॉइंट पर। और दोस्तों, यदि आप आरएएस, पटवारी, वीडियो, एसएससी, अदर्स राजस्थान एग्ज़ाम्स जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और एक विश्वास के साथ जुड़े रहें कि हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप साथियों, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें कमेंट कर बताएं कि हम इसके अंदर नया क्या कुछ आपके लिए कर सकते हैं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या चीज़ है, इसमें अंदर संविधान क्या है और संविधान का महत्व क्या है और संविधान सभा की मांग कैसे उठी थी और संविधान सभा किस तरह अपना निर्माण के लिए मांग उठ करके किस तरह निर्माण के प्रयास के लिए आगे बढ़ी थी। तो हमने वो प्रक्रिया पिछली क्लास में पूरी देख ली थी। तो उसी प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब आज वाली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि संविधान सभा किस तरह बनी थी और उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, जिसके अंदर से सीधे के सीधे वनडे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं आज वाली क्लास के अंदर। तो जैसा कि मैंने बात की है पीछे भी कि संविधान सभा की मांग की बात हमने पिछली क्लास में पूरी डिटेल तरीके से की थी। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 1895 में संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी और 1922 में गांधी जी ने भी हरिजन पत्रिका के माध्यम से इसकी मांग की थी। उसके बाद 1924 में मानवेंद्र राय ने सुझाया था कि भारत का अपना संविधान हो। उसके बाद एम एन रॉय ने भी 1934 में संविधान सभा की मांग की थी और 1935 में फिर आगे 1935 या उसके बाद में जैसे भी प्रक्रिया चली थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना पूरा सहयोग से एक संविधान सभा की मांग उठाई थी। तो इसी तरह हम आगे चलते चलते पहुंच गए थे कैबिनेट मिशन पर, जो 1946 के अंदर गठित हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और उसके अन्य 2 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और इसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इन्होंने मिलकर के संविधान सभा का निर्माण की उसकी स्ट्रक्चर प्रक्रिया बताई थी और किस तरह संविधान सभा बनेगी उसके बारे में बताया था। जैसे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव बताए थे तो हम वो इस क्लास में देखेंगे। जैसे कैबिनेट मिशन ने पूरे भारत को 379 सीटों के अंदर बांट दिया था और उन्होंने बताया था पूरा भारत 379 सीटों में बंट जाएगा। उन्होंने जनसंख्या और क्षेत्र को आधार बना लिया था। पूरा मेन आधार तो जनसंख्या था, पर फिर भी क्षेत्र को भी उन्होंने कुछ न कुछ महीनों में आधार बना रखा था। 389 सीटों को उन्होंने किस तरह बांटा आप ये देख सकते हो। 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से, 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 93 सीटें रियासतों से बांटी थी उन्होंने। रियासत जहाँ पे किसी राजा महाराजा का शासन चलता हो, जैसे राजपुताना था उस टाइम, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, बीकानेर, पंजाब में भी पटियाला था और छोटे मोटे बहुत सारे और भी रियासतें थी उस समय जहाँ पे राजा का शासन था। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत भी 2 तरह के थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत जहाँ से सीधा गवर्नर शासन करता था, गवर्नर जनरल, वो कितने थे? 292 सीटें वहाँ से डिसाइड की गई थी। गवर्नर शासन करता था वहाँ से 292 सीटें। और उसके बाद 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांत से डिसाइड की गई थी। चीफ कमिश्नर प्रांत 4 सीटें। तो आज वाली क्लास से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है कि 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे, आप ये कमेंट करके हमें बताएं। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो उसका आंसर है दोस्तों जापान। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का था। तो ये देख लो दोस्तों, 389 सीटों को 296 और 93 सीटों में बांट दिया और 296 सीटों को 292 और 4 सीटों में बांट दिया गया है। ये कैबिनेट मिशन ने भी सुझाया था प्रस्ताव, इस तरह हम सीटों का बंटवारा करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हर प्रांत और रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई थी।
जनसंख्या का क्या रेशो था, 10 लाख लोगों पर एक सीट, 10 लाख जनता है, वहां से एक सीट चुनी जाएगी, उस इतने 10 लाख लोगों की एरिया से एक सीट चुनी जाएगी। और इसी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नियम बना रखे थे, जैसे हम देखेंगे। और देसी रियासतों से क्या था, देसी जहाँ पे राजा महाराजा थे वो सीधे सीधे अपनी रियासत से एक व्यक्ति को मनोनीत करते थे संविधान सभा के लिए, भी ये व्यक्ति हमारा संविधान सभा में जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या प्रक्रिया हो रही है। तो राजा महाराजा सीधा भेज देते थे, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़ जो भी थे वो सीधा भेज देते थे। और बाकी जो जहाँ पे गवर्नर शासन करता था वहाँ से 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। सीटों का निर्धारण उन्होंने 3 समुदायों में कर दिया था। उन्होंने, ये तो अंग्रेजों की पहले से नीति रही थी, फूट डालो राज करो, और वही नीति उन्होंने इस समय भी अपनाने की कोशिश की थी कि फूट डालो राज करो। ये नीति के तहत उन्होंने 3 प्रमुख समुदायों में बांट दिया था सिस्टम को। और वो समुदाय कौन कौन से थे, पहले मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा इन दोनों के अलावा जो भी बच गए वो सारे सामान्य के अंदर आ गए थे। मुस्लिम और सिखों के अलावा हिंदू कैटेगरी, जैन, बौद्ध जो भी थे सारे सामान्य कैटेगरी में आ गए थे। और उसके अलावा चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा, जैसे प्रांतीय असेंबली है, असेंबली के अंदर क्या था कि जैसे मुस्लिम लोग एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुनेंगे, सिख लोग एक सिख कैंडिडेट को ही चुनेंगे, बाकी बचे लोग एक सामान्य कैंडिडेट को ही चुनेंगे। इसी आधार पे सदस्यों का चुनाव किया गया था उस समय। और मतदान, जो इलेक्शन चुनाव था, वोट डालने की प्रक्रिया थी, वो एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से की गई थी। एकल संक्रमणीय मत प्रदान प्रणाली, ये हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ाऊंगा मैं आपको कि ये प्रणाली क्या चीज़ है। ये राष्ट्रपति की शासन के, राष्ट्रपति की जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको चुनाव पढ़ेंगे तो उस समय ये प्रणाली बहुत सुनने को मिलेगी, हमें उस समय पढ़ने को भी मिलेगी। तो उस समय हम आपको इस प्रणाली का डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा भी क्या थी ये। और अब हमने संविधान सभा के जो कैबिनेट मिशन था उसने सुझाव सुझाए थे और उसने किस तरीके से मतलब सीटों का बंटवारा किया, क्या तरीके थी, तो उसके आधार पे हमने निष्कर्ष क्या निकाला। इससे निष्कर्ष ये निकलता था कि संविधान सभा कुछ तो चुनी हुई थी और कुछ मनोनीत थी। मतलब चुनी हुई तो जो सीटें थी 389 सीटें, उसमें से 296 सीटें उन्होंने क्या कर रखी थी, गवर्नर प्रांत से लेनी थी। तो उन सीटों पे क्या किया था, उन्होंने चुनाव कराए थे। बाकी जो 93 सीटें थी जो राजा महाराजा थे उससे उनसे क्या किया था, मनोनीत कराए थे सदस्य सीधे सीधे भी। आप अपना एक मेंबर को चुन के संविधान सभा में भेज सकते हो, सीधे सीधे मेंबर को मनोनीत कर सकते हो। तो इसी आधार पर संविधान सभा क्या थी, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। और उसके बाद चयन, जो सदस्यों का चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप, इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट रूप क्या होता है कि जैसे हम सरपंच को चुनते हैं तो हम खुद वोट देकर खुद ही चुनते हैं। जैसे सरपंच का वोट डालते हैं तो हम खुद ही डालते हैं और सीधे सीधे हमें पता होता है ये वोट सरपंच को डालने वाला है। पर हम प्रधानमंत्री को क्या सीधे चुनते हैं, हम प्रधानमंत्री को सीधे नहीं चुनकर अपने क्षेत्र से हम सिर्फ एमपी को ही चुनते हैं। एमपी को चुनते हैं तो एमपी वो बाद में जो उनकी पार्टी होती है वो पार्टी डिसाइड करती है कि इन सदस्यों में से किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हम उसे डायरेक्ट ना चुनकर इनडायरेक्ट चुनते हैं। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष चुने गए थे प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं, जो प्रांतों के अंदर विधानसभाएं थी, व्यवस्थापिकाएं थी उनकी, वहाँ से उनकी जनसंख्या के आधार पर और उनके वर्ग के अनुसार से एक सदस्य को चुन करके संविधान सभा में भेजा गया था। और ये सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था। मतलब सीमित मताधिकार था, असीमित नहीं था, सीमित मतलब लिमिटेड, एक लिमिट वोट देने का अधिकार था। उस वोट के आधार पे चयन करके उन्हें इनडायरेक्ट रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका से भेजा गया था। और इसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। और कब हुए थे चुनाव, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर प्रथम बार चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए। ये वनडे एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इन्हें जरूर देखें। और उसके बाद ब्रिटिश प्रांत के लिए भी आवंटित की गई 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य छोटे दलों को मिली थी, जो स्वतंत्र दल थे इन दोनों के अलावा उन्हें मिली थी। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बन के आई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 2 नंबर पर मुस्लिम लीग बनी थी, जो 296 सीटों में से 208 सीटें आईएनसी को मिल गई और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिल गई। ये तो हमने पार्टी वाइज बात कर ली। उसके बाद हम सीधे वर्ग के अनुसार बात करें तो 296 सीटों में से 213 सीटें सामान्य वर्ग को मिली थी और 79 सीटें मुसलमान को और 4 सीटें सिख वर्ग को मिली थी। अब ये देखने वाली बात है कि 73 सीटें
मुस्लिम वर्ग के लिए 73 सीटें थी मुस्लिम लीग को, उसमें से 79 सीटें मुसलमानों को मिलेगी। इसका अर्थ है कि कांग्रेस के भी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थे, उसमें से भी कई मुसलमान सदस्यों को चुना गया था। जैसे मौलाना साहब थे उस समय, वो चुने गए थे। तो इसी तरह कई व्यक्ति थे जो उनको चुना गया था। इस तरह हमने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वो संविधान सभा कुछ तो चुनी हुई थी, कुछ नामांकित थी, और उन्हें इनडायरेक्ट चुनाव के थ्रू वहाँ पे संविधान सभा में व्यक्ति मेंबर चुने गए थे। जुलाई अगस्त 1946 के अंदर वोटिंग हुई थी और 296 सीटें में से 208 आईएनसी को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 छोटे दलों को मिली थी, जिसमें से 213 सीटें सामान्य वर्ग को, 79 सीटें मुसलमान को, 4 सीटें सिख वर्ग को मिली थी। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली समझ लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंदर अपन देखते हैं पहली बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और इसके अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनको चुनने का जो तरीका किस देश से लिया गया था? वो लिया गया था फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में इसी तरह ही वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसी तरह फ्रांस की तर्ज पर अपने यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक के अंदर। और उसी बैठक के अंदर मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया था, मतलब इस सभा के अंदर बैठने से इनकार कर दिया था। उसका कारण था कि वो अलग पाकिस्तान मांग चाहते थे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो अलग पाकिस्तान हो। तो मुस्लिम लीग में हमने पीछे पढ़ा था कि कितनी सीटें थी? 73 सीटें। तो 73 लोग सीधे सीधे बाहर हो गए 296 सीटों में से। तो इसी तरह, और उस समय रियासतों के सदस्य थे, तो उन्होंने भी अपने जो मेंबर थे वो भी उसी टाइम तक अभी तक मनोनीत किए नहीं थे, नामांकित मतलब किए नहीं थे, इसलिए वो भी अभी तक आए नहीं और मुस्लिम लीग से बाहर हो गई। और इसी तरह कुछ कांग्रेस के सदस्य बाहर होने के कारण इस पहली बैठक में 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पहली बैठक के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद दूसरे दिन या 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई, जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया गया था, निर्वाचित किया गया था, क्या किया गया था? तो आपको बताना होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे, वो निर्वाचित हुए थे। और उसी दिन ही 2 सदस्य उपाध्यक्ष के तौर पे पहले तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, दूसरे वी.टी. कृष्णाचारी को भी निर्वाचित किया गया था। उसमें अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णाचारी। और उसी दिन संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को चुना गया था। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया सीधा सीधा ही। तो इसी तरह हमने देख ली पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था फ्रांस की तर्ज पे, और उसके अंदर 211 सदस्य ही भाग ले पाए थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन करती है। और उसी सब बैठक के अंदर 2 उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, पहले डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। और उसी सभा में सर बी.एन. राव का भी निर्वाचन होता है संवैधानिक सलाहकार के तौर पर। तो ये देखो दोस्तों, एक बार मैंने थोड़ा शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश की है कि 9 दिसंबर 1940 को हमारी पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक, जिसके अंदर क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति बनाती है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ये जो अपना प्रारूप समिति बनती है, ये अपना अमेंडमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कब सबमिट करती है? 4 नवंबर 1947 को सबमिट कर देती है संविधान सभा में। और संविधान सभा के अंदर 26 नवंबर 1949 को जो हमारा ड्राफ्टिंग सिस्टम था, जो संविधान का ड्राफ्टिंग प्रारूप था, वो तैयार हो गया था। और उसके अंदर 24 जनवरी 1950 को संविधान के अंदर साइन हो गए थे। जो असेंबली में उस समय उपस्थित थे उन सभी के साइन कर दिए गए थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। इसे बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। और इसे बनाने में 2000 के लमसम संविधान संशोधन, मतलब उस टाइम के अमेंडमेंट तो थे, उनका संशोधन करके, उनको प्रारूप समझ के, उनको जो भी लीगल राइट था उनको तरीके से लागू कर किया गया था।
और अपनाया गया था। इस तरह ये एक थोड़ा शॉर्ट हो गया दोस्तों, इसे ये जो 7 से 8 दिनांक है या डेट्स है उन्हें ज़रूर याद रखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।